काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 96 रोमांस नहीं कर सकते क्या? आदित्य रूबी के दिल से आवाज निकली। उसकी सुंदरता सिर्फ आदित्य को समर्पित है, किसी और को सहन नहीं करेगी, भले ही मरना पड़ जाए। रूबी कुर्सी से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। रस्सियों को उस पर कहाँ दया आने वाली थी जो उसकी बाजुओं को जकड़े हुई थी। उनमें से एक आदमी ने अपनी वेस्ट पर हाथ रखा और बेल्ट निकाल कर फेंक दी और आह भरी जाने मन, अब इंतजार मौत जैसा है जो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर रूबी को तरफ बढ़ने लगा। दूसरे आदमी से बोला, अभी तुम रुको, मुझे पहले चखने दो स्वाद। यह कहते हुए उसके हाथ रूबी की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे उसे छूने वाले थे, एक पत्थर अचानक गोली की तरह उड़कर आया। खेलूंगा। दूसरा मोटा आदमी हंसा। ये शब्द सुनकर आदित्य का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। रूबी की मर्जी के बिना तो वह खुद भी रूबी के करीब नहीं गया था। इन दो आदमियों ने रूबी के बारे में ऐसे गंदे विचार रखने की हिम्मत की, बस इसके आगे सिर्फ तुम्हारी मौत है। आदित्य पर गुस्सा बहुत बुरी तरह सवार हो गया था। दोनों हट्टे कट्टे आदमियों के चेहरे बदल गए। चलो इस बच्चे को मार ही डालें, उनमें से एक आदमी चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द निकले, दोनों आदमी आदित्य पर टूट पड़े। आदित्य का धैर्य तो रूबी की हालत देखकर बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। उसने आगे बढ़कर लात मारी जिससे उस आदमी की घुटने की हड्डी टूट गई। आदित्य यही नहीं रुका, उसने आगे बढ़कर दोनों आदमियों की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा लिया। बोलो, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? दोनों आदमी हवा में संघर्ष कर रहे थे लेकिन खुद को छुड़ा नहीं कर पा रहे थे। उनके दिलों में असहनीय भय पैदा हो गया। मत करो, हमें मत मारो। वे ये शब्द कहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बोलो, आदित्य ने दहाड़ लगाई जिससे दोनों आदमी डर गए और खुद को गीला कर लिया। यह नमन खुराना है, उसने बोला था। यहाँ किसी की 2 दिन तक रखवाली करनी है। वे इसे और अधिक छिपाने की हिम्मत नहीं कर सके और नमन का नाम बता दिया। यह नाम सुनकर आदित्य का चेहरा और भी ठंडा हो गया। लानत है, मुझे नरम दिल नहीं होना चाहिए था, मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। आदित्य ने पछतावे से भरकर बड़बड़ाया। अगर उसने नमन को पहले ही मार दिया होता तो रूबी को यह तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। देखो, हमने तुम्हें बता दिया है, क्या तुम हमें छोड़ सकते हो? दोनों हट्टे कट्टे आदमी दर्द से भीख मांग रहे थे। आदित्य ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा और कहा, जो कोई भी रूबी को छूने की हिम्मत करता है उसे मरना ही होगा। यह कहने के बाद उसने दोनों आदमियों की गर्दन को जोर से दबाया और तोड़ दिया। दोनों हट्टे कट्टे आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून बहकर जमीन पर फैलने लगा। 2 आदमियों को मारने के बाद भी आदित्य का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब उसे उन रस्सियों पर गुस्सा आया जिन्होंने रूबी को जकड़ा हुआ था। रूबी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, अपहरण की वजह से नहीं बल्कि 2 लाशों की वजह से। तभी आदित्य को एहसास हुआ कि उसे रूबी के सामने हत्या नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि उस पल वह गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि वह बहुत सी चीजों के बारे में नहीं सोच पा रहा था। पर उन्होंने रूबी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी, उनकी यही सजा थी। उसने रूबी को खड़ा किया और कसकर गले से लगाते हुए पूछा, रूबी कैसी हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? रूबी ने उसे बैक हग करते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं, आपकी बाहों में बिल्कुल सही सलामत। गुड़, चलो घर चलते हैं। आदित्य नीचे झुका और रूबी को दबंग तरीके से उठाकर पहाड़ से नीचे की ओर ले गया। आदित्य की बाहों में लेटी हुई रूबी को बेहद सुरक्षित महसूस हुआ। जब वे पहाड़ के नीचे पहुंचे तो आदित्य ने रूबी को कार में बिठाया और उसके विला की ओर चल पड़ा। रूबी, यह सब मेरी गलती है, मैं वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। आदित्य ने गंभीरता से बोलते हुए गाड़ी चलाई। रूबी ने हंसते हुए कहा, यह आपकी कोई भी गलती नहीं है, अगर कुछ है तो वे बस बहुत दुस्साहसी थे। आदित्य ने आह भरी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रूबी, अपनी सिक्योरिटी को वापस जाने के लिए कहो, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आदित्य ने धीरे से आह भरी। यह सुनकर रूबी थोड़ी हैरान हुई। कितनी गहरी रात है ना? ठंडी हवा भी चल रही है। आप अपनी होने वाली बीवी से कुछ रोमांस नहीं कर सकते क्या? रूबी ने गौर से आदित्य को देखते हुए कहा। आदित्य को उम्मीद नहीं थी रूबी बात को ऐसे नहीं करना चाहता था। वह एक गहरी सांस लेकर चुप ही रहा। कार जल्दी ही रूबी के विला में पहुंची। यहाँ वालिया परिवार के सभी बड़े लोग आ चुके थे। सबके चेहरों पर जटिल एक्सप्रेशंस थे। अगर रूबी को कुछ हो गया तो यह बहुत बड़ी परेशानी होगी। बिजनेस सिटी के लिए मिस वालिया वापस आ गई है, कोई जोर से चिल्लाया। सभी रूबी की दिशा में दौड़ पड़े। एपिसोड 97 दरवाजे पर कौन? कितनी गहरी रात है ना? ठंडी हवा भी चल रही है। आप अपनी होने वाली बीवी से कुछ रोमांस नहीं कर सकते क्या? रूबी ने गौर से आदित्य को देखते हुए कहा। आदित्य को उम्मीद नहीं थी रूबी बात को ऐसे घुमा देगी। रूबी के मिल जाने के बाद वह उससे बहस नहीं करना चाहता था।
वह एक गहरी सांस लेकर चुप ही रहा। कार जल्दी ही रूबी के विला में पहुंची। यहाँ वालिया परिवार के सभी बड़े लोग आ चुके थे। सबके चेहरों पर जटिल एक्सप्रेशंस थे। अगर रूबी को कुछ हो गया तो यह बहुत बड़ी परेशानी होगी। बिजनेस सिटी के लिए मिस वालिया वापस आ गई है, कोई जोर से चिल्लाया। सभी रूबी की दिशा में दौड़ पड़े। मिस वालिया, क्या आप ठीक हैं? आपने हमें मौत के घाट उतार दिया था। मैं सिटी के सुरक्षा मुद्दों की तुरंत जांच करने का वादा करता हूं। मैं मिस वालिया की 24/7 सुरक्षा के लिए किसी को नियुक्त करूंगा। सभी लोग बात कर रहे थे, काफी घबराए हुए थे। रूबी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इस समय मैं सही सलामत वापस आ गई हूं, तो अभी के लिए आप सभी वापस चले जाएं। मैं थोड़ा थक गई हूं और आराम करना चाहती हूं। क्या? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। सब कंफ्यूज थे कि क्या करें। मिस वालिया ने आपको जाने के लिए कहा है, इसलिए बस चले जाए। सेक्रेटरी ने अपना हाथ हिलाया। अब उसकी सांसें कुछ नॉर्मल थी, पर बहुत रोने की वजह से उसका चेहरा कमजोर लग रहा था। यह आदेश सुनकर सभी एक एक करके चले गए। उनके जाने के बाद सेक्रेटरी ने आदित्य को देखा और कहा, बैंक गॉड, मिस एकदम सही सलामत है। आदित्य ने उसे अनदेखा किया और रूबी की ओर देखते हुए कहा, रूबी अभी आराम करो, मैं परेशान नहीं करूंगा, पर प्लीज अभी के अभी सिक्योरिटी वापस बुलाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? रूबी ने आदित्य को रोका। अब मेरे लिए घर जाकर आराम करने का समय है, आदित्य ने एकदम सीरियस चेहरे के साथ कहा। यह कहने के बाद आदित्य जल्दी से चला गया। हम उसे आराम करने की कितनी जल्दी है? आपके लिए एक कप कॉफी तक रुकना चाहिए था, मुझे वह भी बदमाश ही लगता है। सेक्रेटरी बड़बड़ाई। रूबी ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह घर जा रहा है? सेक्रेटरी चौंक गई और बोली, मिस आपका क्या मतलब है? रूबी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे से आह भरी, उच्च अधिकारियों को बुलाओ और सुनिश्चित करो कि आदित्य सुरक्षित है। सेक्रेटरी ने एक पल के लिए संकोच किया, मिस इतना होने के बाद भी आपको बस उसकी सुरक्षा की चिंता है? बहुत कुछ सोचने लायक और भी है, जिनमें से सबसे पहल बाप की सुरक्षा है। रूबी के एक्सप्रेशंस बदल गए और चेहरा एकदम ठंडा हो गया। सेक्रेटरी आगे की बात जल्दी से समझ गई। आदित्य वास्तव में घर नहीं जा रहा था, वह यह पता लगाने जा रहा था कि इस घटना के पीछे कौन है। मिस, मुझे लोगों को खोजने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले ही ग्रेट वालिया को बता दिया है, और जब उसने खबर सुनी तो वह क्रोधित हो गए। बैटल जोन की एक टीम टेस्ट में ही है, जल्दी पहुंच जाएगी। यह सुनकर रूबी भौचक्का सा रह गई। बात कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई। रूबी ने ठंडे स्वर में डांटा। सचिव उसके बगल में चुप ही रही। रूबी ने अपना माथा रगड़ा, उसे सिरदर्द होने लगा। मिस, आपको क्या लगता है इस सब के पीछे कौन है? थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी ने संकोच से पूछा। रूबी ने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में पहले से ही जवाब था। यह निश्चित रूप से नमन खुराना नहीं था, जैसा कि ठगों ने दावा किया था। यह कोई और था, क्योंकि ऐसा काम करवाने के लिए कोई सीधे अपना नाम नहीं बताता, किसी और को फंसाता है। इस समय आदित्य ने गाड़ी रोकी और उतरकर खुराना परिवार के घर जा रहा था। इस समय नमन अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। हनी, क्या हो रहा है? मुझे इस बारे में सोचकर कुछ बुरा सा क्यों लग रहा है? किंजल ने भौहें सिकोड़ी। नमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बेहद डरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने 2 ठगों को 2 बार कॉल किया था और पूरी रिंग सुनने के बाद भी वह बात नहीं कर पाया था। काश सब कुछ सही हो, नमन ने कांपती आवाज में कहा। ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर अचानक एक छाया चमक उठी। इससे पहले से ही घबराए हुए नमन को डर ने घेर लिया और वह उछल पड़ा। बाहर कौन है? कौन है? नमन कांपती आवाज में जोर से चिल्लाया। दरवाजे के बाहर सन्नाटा था, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हनी, बाहर कोई नहीं है, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, किंजल केयरलेसली बड़बड़ाई। नमन ने अपने माथे से पसीना पोंछा, एक ग्लास पानी गट गट करके पिया और बोला, काश बाहर सचमुच कोई भी नहीं हो। पटाक। उसी क्षण कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। इसके बाद एक आदमी अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके सामने खड़े आदमी के चेहरे पर ठंडा भाव था, उसकी आंखों में एक हत्यारी चमक थी। वह बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सकेगा। कौन हो तुम? नमन ने अपने डर को दबाते हुए हकलाते हुए सवाल पूछा। उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, केवल ठंडे स्वर में कहा, किसी ने तुम्हारी जान लेने के लिए पैसे दिए हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए इसे पेनलेस बना दूंगा। यह कहने के बाद वह आदमी नमन की ओर बढ़ा। चौंककर नमन ने चेतावनी दी, तुम और करीब मत आना, मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। किंजल की तो यह देखकर जान हलक में आकर अटक गई। वह पिलो के पीछे छिपने के बजाय कुछ नहीं रिएक्ट कर पाई। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और बस नमन को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, पर नमन ने कैसे करके खुद को परे धकेल लिया। उसकी उंगलियां तेज ब्लेड की तरह थीं, अगर वह पकड़ा जाता तो उसकी मौत हो जाती। धड़ाकक। उसी क्षण दरवाजा अचानक हिंसक रूप से टूट गया। एपिसोड 98 नमन के घर में। किंजल की तो यह देखकर जान हलक में आकर अटक गई।
वह पिलो के पीछे छिपने के बजाय कुछ नहीं रिएक्ट कर पाई। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और बस नमन की पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, पर नमन ने कैसे भी करके खुद को परे धकेल लिया। उसकी उंगलियां तेज ब्लेड की तरह थीं। अगर वह पकड़ा जाता तो उसकी मौत हो जाती। धड़ाकक उसी क्षण दरवाजा अचानक हिंसक रूप से टूट गया। आदित्य का हैंडसम चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उस आदमी का हाथ अनजाने में हवा में रुक गया। आदित्य तुम ठीक समय पर आए, हमें बचाओ, यह आदमी हमें मारना चाहता है। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए नमन खुराना तेजी से एक तरफ भाग गया। आदित्य ने उस आदमी को अनदेखा किया और नमन पर नजर गड़ाते हुए कहा, नमन खुराना, मैंने पहले तुम्हें बेवकूफ समझकर छोड़ दिया। हर बार पर तुमने रूबी को टारगेट किया। मुझे आज तुम्हें मारना ही होगा। टन जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। नमन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। माइलब उसको प्लानिंग असफल हो गई। आदित्य को सच के बारे में पता चल गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, नमन ने जिद करते हुए अनजान होने दावा किया। आदित्य ने अपने दांत पीसते हुए थूक दिया, मैं तुम्हें समझाने को और समय नहीं दे रहा हूँ। तुम कौन हो? हत्यारे ने अचानक ठंडे स्वर में पूछा। शट अप। आदित्य को उसका बोलना पसंद नहीं आया। क्या अहंकार है? हत्यारे ने व्यंग किया। भौहें सिकोड़ते हुए आदित्य ने हत्यारे की तरफ देखा और पूछा, तुझसे मेरा कोई वास्ता नहीं। कौन हूँ कौन नहीं यह तुम्हारा मतलब नहीं। ओके। कहते हुए वह धीरे से हंसा और आगे बोला, मेरा तो बस इतना मतलब था, इस नमन खुराना को मारने के लिए मुझे पैसे दिए गए हैं। क्या तुम्हें भी किसी ने इसी मकसद से भेजा है? अगर हाँ तो तुम चले जाओ, मैंने पैसे ले लिए हैं तो इसे मारूंगा भी मैं, क्योंकि मैं अपना काम खुद करता हूँ। अगर मेरा काम तुम्हें करना है तो पहले मुझसे पार पाकर दिखाओ। हत्यारे ने मुक्का उठाया। आदित्य के पास उससे निपटने का धैर्य नहीं था और उसने जोरदार मुक्का मारा। अपनी पूरी ताकत के साथ मुक्का ने हत्यारे की मुट्ठी को तुरंत तोड़ दिया। उसके बाद आदित्य ने एक और मुक्का मारा जो सीधे हत्यारे की छाती में जा लगा। हत्यारे ने अपनी छाती में गड्ढा देखा, उसकी पसलियां टूट गई। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया और एक तेज दर्द के एहसास के साथ वह जमीन पर गिर गया। इस दृश्य को देखकर किंजल चीख उठी। चुप। आदित्य ने गुस्से में चिल्लाते हुए पास की एक बेंच को सीधे किंजल की ओर लात मारी। बेंच उसके मुंह पर लगी। हत्यारे से निपटने के बाद आदित्य धीरे धीरे नमन की ओर चला गया। उसने नमन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, क्या तुमने कभी इसके परिणामों के बारे में सोचा था? मैंने तुम्हें दया के कारण छोड़ दिया था, फिर भी तुमने रूबी के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। इस समय नमन इतना डर गया कि वह भीग गया, बेकाबू होकर कांपने लगा और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आदित्य मैं समझता हूँ तुम ऐसा ही करोगे, इसलिए वह पसीने से लथपथ हकलाते हुए बोला। क्या इसलिए? आदित्य की सांसें बहुत तेज थी। गुस्सा उस पर हाई था जो लगातार उसका नमन पर दबदबा बना रहा था, इसलिए मैंने उसका साथ देने से मना कर दिया था। आदित्य मुझे छोड़ दो, यह विराट का काम है। उसने मुझसे बस 2 गूंगे दलाल लिए थे। जो कुछ भी करवाया उसी ने करवाया, मेरा और कोई दोष नहीं। नमन जमीन पर गिर पड़ा, दया की भीख मांगते हुए। आदित्य के चेहरे पर बर्फ जम गई। यह वास्तव में विराट सान्याल था जिसने यह सब किया था। शुरू में आदित्य ने सान्याल परिवार को बख्शने का इरादा किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि विराट ऐसा कुछ करेगा। मैं अपने जीवन में फिर कभी किसी पर दया नहीं करूंगा। इस पल में आदित्य का दिल और भी ठंडा हो गया। नमन को जमीन पर दयनीय रूप से विनती करते देख आदित्य को जरा भी दया नहीं आई। उसने अपना पैर उठाया और नमन के सिर पर जोर से पटक देने वाला था, तभी वह रुका नहीं। इतनी आसान मौत नहीं। फिर उसने एक पैर से नमन की बाह कुचल दी। नमन दर्द से चिल्लाया। आदित्य ने उसकी दूसरी बाह भी कुचल दी। एक भयंकर चीख कोठी में गूंजी। आदित्य ने एक जोरदार थप्पड़ नमन के मुंह पर मारा, जिससे उसका जबड़ा टूट गया। नमन की चीख शांत हो गई। वह फर्श पर गिर गया। बेहोश होने की हद तक डरी हुई किंजल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, अपने मुंह में दर्द के बावजूद भीख मांगते हुए। आदित्य मेरी जान बख्श दो, मैं कसम खाती हूं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। किंजल को अपने सामने देखते हुए आदित्य का धैर्य पूरी तरह से खत्म हो गया था। ऐसा नहीं हो सकता, किंजल जैसी औरत कोई गलत सलाह में साथ न हो। एक को जाने देने से बेहतर है कि हजारों को मार दिया जाए। जैसे ही आदित्य उसके खिलाफ कुछ करने वाला था, उसका फोन अचानक बज उठा। फोन उठाते ही उसने देखा कि कॉल करने वाली रूबी थी। आदित्य ने किंजल की तरफ देखा, फिर कॉल का जवाब देने के लिए चला गया। रूबी, क्या चल रहा है? सोई क्यों नहीं? आदित्य ने फोन पर पूछा। कोई भी जवाब देने की बजाय रूबी ने पूछा, अभी कहाँ हो? आदित्य ने झूठ बोला, मैं घर पर हूँ। जवाब सुनकर रूबी तुरंत बोली, मैं नमन खुराना के घर के बाहर ही हूँ, जल्दी बाहर आओ। रूबी की बात सुनकर आदित्य कुछ शर्मिंदा हुआ। रूबी ने उसको जैसे रंगे हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए आदित्य चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, ओके। एपिसोड 99, रूबी के पापा।
जवाब सुनकर रूबी तुरंत बोली, मैं नमन खुराना के घर के बाहर ही हूँ, जल्दी बाहर आओ। रूबी की बात सुनकर आदित्य कुछ शर्मिंदा हुआ। रूबी ने उसको जैसे रंगे हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए आदित्य चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, ओके। उसने फोन रख दिया और किंजल की तरफ देखा। तुझसे कोई लेना देना नहीं है, लापरवाही को मैं कभी नहीं झेलूंगा, इस बात को जिंदा रहने की इच्छा तक याद रखना, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। ये शब्द कहने के बाद आदित्य जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसकी गाड़ी के आगे और पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। आदित्य को देखकर रूबी एक गाड़ी से उतरी और आदित्य के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की, सभी गाड़ियां जल्दी से अंधेरे में गायब हो गई। आपने नमन खुराना को पीटा? रूबी ने ठंडे स्वर में पूछा। आदित्य जानता था कि वह इसे छिपा नहीं सकता, इसलिए उसने जवाब में सिर हिलाया। रूबी ने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा। विराट को सबक सिखाना है, अब रूबी वही इस गेम का प्लेयर है, आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा। रूबी ने एक कड़ी मुस्कान दी और बोली, आप बस सामने वाली गाड़ी को फॉलो कीजिए, सान्याल परिवार के निवास पर यह सब तुम्हारी गलती है। विवान ने विराट सान्याल के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। जैसे ही विराट ने अपना चेहरा ढका, वह बुदबुदाया, पापा यह उतना सीरियस नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। वालिया परिवार को शायद ही पता हो कि हमने यह किया है। बकवास, तुम बस एक बेवकूफ हो। विवान अपने बेटे से बेहद निराश था। अगर उन्हें पता होता कि विराट मौत के इतना करीब खींच कर ले आएगा तो कभी उसे लाड़ प्यार ना करता। इस समय एक कार अचानक बाहर रुकी। जैसे ही कार रुकी, एक लंबा प्रभावशाली मिडिल एज्ड आदमी 2 अंगरक्षकों के साथ बाहर निकला। इस आदमी को देखकर विवान का चेहरा बदसूरत हो गया और वह कांपने लगा। अरविंद वालिया क्यों? वह यहाँ क्यों है? विवान एक पत्ते की तरह कांप उठा। यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह रूबी वालिया का पिता और अर्जुन वालिया का बेटा था। अरविंद वालिया का इस समय यहाँ आना यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि मामले को चुपचाप सुलझाना लगभग असंभव था। विराट याद रखना चाहे, वह कुछ भी कहे, यह मत मान लेना कि इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है, समझे? विवान बेचैनी से चिल्लाया। विराट को अभी भी कोई परवाह नहीं थी और उसने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। विवान का दिल बेहद बेचैन था। अरविंद वालिया जैसे व्यक्ति का सामना करते हुए उसकी सारी रिस्पेक्ट कचरे का डिब्बा हो गई थी। जल्द ही अरविंद ने लोगों को दरवाजा धकेलकर अंदर जाने के लिए इशारा किया। अरविंद वालिया का चेहरा शांत था, लगभग कोई भावना नहीं दिखा रहा था। यहाँ तक कि विराट की बात है, हमेशा दबंग रहने वाला विराट इस समय थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि अरविंद वालिया की पर्सनैलिटी बहुत भारी थी। मिस्टर वालिया, आप यहाँ क्यों हैं? विवान ने अपने दिल में भय को दबाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अरविंद वालिया ठंडक से उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उसके अंगरक्षकों ने तुरंत एक कुर्सी हटाई और उसे अरविंद के पीछे रख दिया। अरविंद वालिया धीरे से बैठ गए। एक आदमी ने इसकी सिगरेट जलाई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन जितना सन्नाटा था विवान उतना ही भयभीत महसूस कर रहा था। ऐसी शक्ल का सामना करना बस एक मेंटल टॉर्चर वाली फीलिंग थी, किसी के लिए भी असहनीय। विवान के माथे से पसीना बह रहा था, उसका शरीर लगभग नीचे गिरने की स्थिति में था। अरविंद वालिया ने धीरे से धुआं उड़ाया, विवान की ओर देखा और उदासीनता से कहा, विवान तुम बहुत डेयरिंग हो। यह सुनकर विवान का शरीर कांप गया, दिल की धड़कन बाहर न सुने वह काबू पाने को कोशिश करते हुए बोला, मिस्टर वालिया समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। विवान ने हठपूर्वक अपनी बात पर जोर दिया। ओ अरविंद वालिया ने एक भौं उठाई, अपने सिगरेट का एक कश लिया और हंसा, क्या आपको लगता है कि मुझसे झूठ बोलना समझदारी है? विवान का शरीर फिर से कांप कर गिरने वाला हो गया और उसने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कांपते हुए कहा, मिस्टर वालिया मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें सचमुच समझ में नहीं आ रहा। अरविंद वालिया का चेहरा धीरे धीरे ठंडा होता गया। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरी बेटी को निशाना बनाने वाला आखिरी व्यक्ति इटालियन था, फिर भी उनके अंजाम के बारे में तुम्हें तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यह सुनकर विवान का चेहरा एकदम बदल गया। इटालियन परिवार की याद आते ही उसे याद आया, एक रात अचानक उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। उसके बाद से उनके पारिवारिक मेंबर लापता हो गए। उस समय यह घटना पूरे वर्ल्ड में फैल गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि उस परिवार ने अपने कारोबार को गलत तरीके से संचालित किया था, जबकि अन्य ने कहा कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया था जिसे उन्हें नहीं भड़काना चाहिए था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह वास्तव में वालिया परिवार था जिसने ऐसा किया था। विवान प्लॉप जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। अरविंद वालिया की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। मिस्टर वालिया,
इस मामले का हमारे सान्याल परिवार से कोई लेना देना नहीं है। विवान ने अपने दांत पीस लिए। वह अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि उसे कभी भी यह बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार उसने ऐसा कर दिया तो वालिया परिवार उसे कभी जाने नहीं देगा। अरविंद वालिया ने विवान सान्याल की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अपना सिर उठाओ और मेरी ओर देखो। एपिसोड 100 स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। बेवकूफ विराट। वह अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि उसे कभी भी यह बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार उसने ऐसा कर दिया तो वालिया परिवार उसे कभी जाने नहीं देगा। अरविंद वालिया ने विवान सान्याल की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अपना सिर उठाओ और मेरी ओर देखो। विवान का शरीर अकड़ गया और वह कांप उठा। हिम्मत मत करना, उसने खुद को कहा। मैंने तुमसे कहा था कि अपना सिर ऊपर उठाओ। अरविंद वालिया तुरंत चिल्लाया। इरा चिल्लाहट से विवान डर गया और वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। वह जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, खुद को अरविंद वालिया की ओर देखने के लिए तैयार कर रहा था। अरविंद वालिया के ठंडे हाव भाव को देखते हुए विवान का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, छलनी की तरह हिल रहा था। अरविंद वालिया ने विवान सान्याल को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे छुटकारा पाने के लिए सबूत की जरूरत है? विवान अवाक रह गया और तुरंत जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। हाँ, वालिया परिवार के लिए उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। एक बार उन्हें शक हो जाए तो बचने की संभावना लगभग नहीं रहती। अरविंद वालिया ने विराट की ओर देखा और हल्के से पूछा, या यह तुम्हारा बेटा है? विवान ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ मिस्टर वालिया, यह मेरा कुत्ता बेटा विराट है, को कुछ दिनों से चोट की वजह से संतुलन में नहीं है। यह कहने के बाद विवान ने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, अंकल वालिया को बुलाओ। हालांकि विराट अरविंद वालिया से निकलने वाली मजबूत आभा को महसूस कर सकता था, लेकिन उसके जन्मजात अहंकार ने उसे अभी भी डर से अनजान बना दिया था। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मेरे पापा ने पहले ही कहा था, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप इतने रीजनेबल क्यों हो रहे हो? यह सुनकर विवान गुस्से से लगभग बेहोश होने वाला हो गया। तुम क्या बात कर रहे हो कमीने? मिस्टर वालिया से माफी मांगो। विवान तुरंत चिल्लाया, लेकिन विराट ने फिर भी जिद करते हुए कहा, भले ही आप एक बड़े परिवार हो, फिर भी आपको अपने कामों में सबूत दिखाने होंगे। आप किस आधार पर कह रहे हो कि इसका हमसे कोई लेना देना है? जिद्दी विराट को देखकर अरविंद वालिया हंसे बिना नहीं रह सका। इंटरेस्टिंग कहते हुए अरविंद वालिया ने अपनी कुर्सी को सहलाया। उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बेशर्म, मिस्टर वालिया से इस तरह बात करने की हिम्मत? क्या तुम मौत चाहते हो? अरविंद के अंगरक्षक ने गुस्से से दहाड़ लगाई। विराट ने आगे कहा, अगर कुछ है तो कोई प्रूफ तो दिखाओ। विराट की अज्ञानता और अहंकार ने विवान को लगभग तोड़ दिया और इस समय अरविंद वालिया का चेहरा ठंडा होता जा रहा था। यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। विवान को पता था कि इस मामले को सुलझाने की शायद कोई गुंजाइश नहीं है। वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें कुछ हद तक चकरा गई थीं। विराट अभी भी घमंडी था। अरविंद वालिया को देख रहा था और ठंडी आवाज में बोला, आपने मुझे पहले ही परेशान कर दिया है। मजबूत ड्रैगन अपने घरेलू मैदान पर सांप को नहीं दबाता। आज मैं आपको सबल सिखाऊंगा। अरविंद वालिया ने बिना कुछ कहे विराट को ठंडी नजर से देखा। विराट ने अपना सेल फोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। कॉल के बाद विराट ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अभी जा सकते हो जब तक मौका है, नहीं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप कल का सूरज न देख सको। सच में? अरविंद ने उदासीनता से हंसते हुए कहा, बहुत साल हो गए जब किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। अरविंद वालिया ने अपना सिर उठाया और कुछ भावुक होकर आह भरी। विराट ने हल्के से कहा, मैंने आपको पहले ही मौका दे दिया है, इसे संभाल कर न रखना आपकी अपनी गलती है, मुझे दोष मत देना। मिस्टर वालिया, वे यहाँ है, अरविंद वालिया के अंगरक्षक ने इस समय अचानक कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, अचानक दरवाजे के बाहर से हेलीकॉप्टरों की गर्जना सुनाई देने लगी। अनगिनत रोशनी खिड़कियों से घुसकर सीधे कमरे में चली गईं। इसके अलावा बाहर दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक थे। यह देखकर विराट का चेहरा अचानक बदल गया। क्या हो रहा है? बैटल जोन के लोग यहाँ क्यों हैं? अंदर के लोगों, सुनो, तुम घिरे हुए हो, अपने हथियार नीचे रखो। बाहर से जोरदार आवाजें आईं, हम घिरे हुए हैं, अपने हथियार नीचे रखो। इन शब्दों का क्या मतलब है? विराट दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि उस पर अपहरण का आरोप लगाया जा रहा है। इस समय अरविंद वालिया ने विवान सान्याल को देखा और शांति से कहा, विवान, क्या तुम्हें सबूत नहीं चाहिए थे? मैं तुम्हें अभी एक सबूत देता हूं। तुमने सिटी के एक कारोबारी का अपहरण किया, उसे धमकाया और डराया। तुम्हारा अपराध माफी लायक नहीं है। अरविंद वालिया ने ठंडे स्वर में कहा। सान्याल पिता और पुत्र को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें रूबी वालिया के अपहरण का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वे उन्हें एक और अपहरण के लिए फंसाने जा रहे थे। यह आरोप उनके सिर पर डाली गई टोपी की तरह था, जिसे कोई भी हटा नहीं सकता था। तुम
यह बेईमानी है, विराट ने उत्सुकता से कहा। बदनामी? क्या आपको लगता है कि वे मुझ पर या आप पर विश्वास करेंगे? एक और बात तुम दोनों जान लो, जिन दो गूंगे आदमियों को तुमने चुना था, भले ही बोलकर तुम्हारा नाम नहीं बता पाए, उन्होंने खुद तुम्हारा स्केच बनाकर आदित्य कपूर लिखा। अब सोच लो, तुम तो उसने भी बेवकूफ निकले। अरविंद वालिया ने शांति से उत्तर दिया। इसके साथ ही विराट बेचैन हो गया, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझा। दूसरी ओर विवान ने राहत की सांस ली। मारे जाने से बेहतर है कि जेल में रहे। धन्यवाद मिस्टर वालिया, हमें बख्शने के लिए। विवान ने हताश होकर अपना सिर झुकाते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। विवान सान्याल, अरविंद वालिया ने ठंडे स्वर में पुकारा। विवान ने जल्दी से अपना सिर उठाया और अरविंद वालिया को देखा। मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूं, अरविंद वालिया ने ठंडे स्वर में कहा।